हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं जियोग्राफी की 5वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा भारत की नदियों के ऊपर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो आता है उत्तर भारत की नदियाँ। तो उत्तर भारत की नदियाँ जो है वो हम देखेंगे। हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन-कौन से नदी तंत्र है? पहला है हमारा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए देखते हैं इनसे किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आप देख रहे हैं कि बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बोखरचू हिमनद और कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? आप याद रखेंगे कि 2880 किलोमीटर है। तो आपने याद रखा कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है। अगला है, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? अब ये सिंधु नदी जो है ये भारत में कितनी लंबी है? तो ये 709 किलोमीटर है। तो आप इसे याद रखें कि सिंधु नदी की टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर और ये सिंधु नदी भारत में कितनी लंबी है? तो 709 किलोमीटर लंबी है। अगला है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज नदी जो है ये किसकी सहायक नदी में से एक है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये सभी। अगला है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में जाना जाता है सिंगी खंबन या फिर लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खंबन या फिर लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का क्या नाम है? तो आप इसे याद रखेंगे, इसका नाम है गिलकित, जो कि 5200 मीटर जो है वो गहरा है। तो आप इसे याद रखें कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्डे का क्या नाम है? तो गिलगित नाम है, जो कि 5200 मीटर गहरा है। अगला है, झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? जो झेलम नदी है वो कहाँ से निकलती है? आपसे ये पूछा गया है। तो ये निकलती है झेलम नदी बेरी नाग से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि झेलम नदी जो है ये बेरी नाग से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कश्मीर की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो झेलम नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रावी नदी कहाँ से निकलती है? जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। अगला है, रावी नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पुरुषणी या फिर इरावती नदी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि रावी नदी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है और वो दोनों नाम है पुरुषणी या फिर इरावती। अगला है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास नदी निकलती है व्यास कुंड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो व्यास नदी को विपाशा या फिर अग्निप्रिया के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि व्यास नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विपाशा या फिर अग्निकिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी जो है ये राकसताल झील से निकलती है। तो आप इसे याद रखें कि सतलज नदी जो है ये राकसताल झील से निकलती है। अगला है, सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? जो सतलज नदी है उसकी भारत में कुल लंबाई पूछी गई है। तो 1050 किलोमीटर लंबी है सतलज नदी भारत में। तो आप इसे याद रखें कि सतलज नदी जो है वो भारत में कुल कितनी लंबी है? तो 1050 किलोमीटर लंबी है सतलज नदी भारत में। अगला है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी निकलती है शिवालिक के पास मालवा पंख से। तो आप इसे याद रखेंगे कि घाघरा नदी निकलती है कहाँ से? शिवालिक के पास मालवा पंख से निकलती है। अगला है, घाघरा नदी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पौराणिक सरस्वती के नाम से इसे जाना जाता है घाघरा नदी को। तो आप इसे याद रखेंगे कि घाघरा नदी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो प्रमुख रूप से शामिल होती हैं। तो इसमें पहला है हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गौमुख हिमनद से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे
कि गंगा नदी निकलती है गौमुख हिमनद से। फिर अगला है, किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि किन दो नदियों के संगम या फिर जिसे देवप्रयाग कहते हैं, ये के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का क्या नाम है? तो ये गंगा नदी बेसिन है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के सबसे बड़ी नदी बेसिन का क्या नाम है? तो गंगा नदी बेसिन है इसका नाम। अगला है, गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? तो गंगा नदी की लंबाई जो है, याद रखेंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25,000 किलोमीटर है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो आप इसे याद रख लीजिए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है लगभग। और आप इसे एग्जैक्ट याद रखना चाहते हैं तो गंगा नदी की लंबाई होगी हमारी 2525 किलोमीटर। तो ये एग्जैक्ट लंबाई है गंगा नदी की। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारत की वृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो आप इसे याद रखेंगे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो ये सुंदरवन का डेल्टा है इसका नाम। तो आप इसे याद रखें कि गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। तो आप इसे याद रख लीजिए कि यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। फिर अगला है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर लगभग लंबाई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर है। फिर है अगला क्वेश्चन, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये इलाहाबाद नाम से एक जगह है, जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता था? तो ये कोसी नदी हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोसी नदी को ही प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। मतलब कि जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है, कभी इधर जाती है, कभी पानी के बहाव से उधर जाती है, तो इस तरह इसका पथ परिवर्तन होता रहता है। तो ये कोसी नदी हो जाएगी। अगला है, बांग्लादेश का शोक किस नदी को कहते हैं? तो जो दामोदर है, इसे बांग्लादेश का शोक कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बांग्ला का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली को द्विविभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती नदी से। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक जो है उस नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखें कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की जो लंबाई है वो लगभग 960 किलोमीटर है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहला है इसमें, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास चीमा युंग दुंग हिमनद से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील के पास चीमा युंग दुंग हिमनद से निकलती है। अगला है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के और किस नाम से जाना जाता है, मतलब कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो किस नदी में है? तो माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। आइए अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसे कहा जाता है? तो जो हमारे भारत का ये वाला हिस्सा होता है इसी को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो कौन सी हैं। तो पश्चिम की ओर मतलब कि जो इस तरफ नदी बह रही है वो कौन सी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पहला है, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य से बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो भारत के मध्य प्रदेश से बहती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नर्मदा नदी जो है वो भारत के किस राज्य से बहती है? तो मध्य प्रदेश से। अगला है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से पठार से जो है वहाँ निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार के निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद है। फिर अगला है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 1300 किलोमीटर है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई है लगभग 1300 किलोमीटर। अगला है,
नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उस घाटी का क्या नाम है? तो विभ्रंश घाटी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्ट वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे विभ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, नर्मदा नदी कहाँ से गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा जो श्रेणी है वहाँ से निकलती है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि ताप्ती नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 700 किलोमीटर है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 700 किलोमीटर है। अगला है, ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है ये ताप्ती नदी। तो आप इसे याद रखें कि ताप्ती नदी जो है वो किस घाटी से होकर गुजरेगी? तो विभ्रंश नदी की घाटी से होकर गुजरेगी। अगला है, ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये सूरत शहर के नीचे बनाती है। तो आप इसे याद रखेंगे, सूरत शहर जो गुजरात में है, क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं तो सारी नदियाँ पश्चिम की ओर ही बहेंगी। तो इसी तरह आप याद रख लीजिए कि ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो सूरत शहर के नीचे बनाती है। अगला है, शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सीमोग जिला से निकलती है जो कि कर्नाटक में मौजूद है। तो आप इसे याद रखें कि शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो सीमोग जिला से निकलती है जो कि कर्नाटक में मौजूद है। अगला है, गारसोपा जलप्रपात या फिर गारसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये साबरमती नदी पर है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि गारसोपा जलप्रपात जो है वो साबरमती नदी पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की लवणीय नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये लूनी नदी को जाना जाता है। भारत की सबसे लवणीय नदी जो है ये मौजूद है। अगला है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ के रण जो है वो गुजरात में मौजूद है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। अगला है, साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। आप इसे याद रखेंगे कि साबरमती नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह है, बनास नदी कहाँ गिरेगी? तो बनास नदी भी कच्छ के रण में ही गिरती है। फिर अगला है, माही नदी कहाँ गिरेगी? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरेगी। तो आप इसे याद रख लें कि साबरमती नदी और माही नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इसी तरह लूनी नदी जो और बनास नदी ये कच्छ के रण में गिरती है। अब देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो आप इसे याद रखेंगे कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ अब देखेंगे जो कि है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र नासिक से निकलती हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। फिर इसी तरह अगला है, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अब भारत के इस वाले हिस्से में बात हो रही है जहाँ पे अब ये सारी नदियाँ यहाँ पे आके गिरेंगी। तो आप इसे याद रख लीजिए। अगला है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी हो जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला है, वेन गंगा या फिर पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वेन गंगा तथा पेन गंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदियों में से एक है। अगला है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। अगला है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के संबंध में है, मतलब कि वहाँ के दोनों सरकार इस कावेरी नदी पर विवाद करते रहते हैं। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये कावेरी नदी हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कृष्णा नदी इस समय महाबलेश्वर से निकलती है। अगला है, कृष्णा नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला है, पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? जो पेन्नार बेसिन है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है पेन्नार बेसिन। अगला है, महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ बेसिन से। तो आप इसे याद रखें कि महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ बेसिन से, और ये महानदी गिरती कहाँ पे है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ बेसिन से और महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला है, गंगा नहीं उदाहरण है। तो किसकी नहीं उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह का एक उदाहरण है। अगला है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि एसएससी में नदियों से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इसे याद रखेंगे कि झेलम नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग से वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है? तो कहाँ पे? पश्चिम में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो स्पीति नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो किशन गंगा नदी जो है ये ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी की सहायक नदियों में से एक होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर या फिर जंस्कार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो सिंधु नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी नदी जो है वो जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो सिंधु नदी बहती है, आपका राइट आंसर सिंधु नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी गोमती नदी हो जाएगी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है वो भारत में नदी मतलब नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी हो जाएगी, जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत जो कि चीन में स्थित है, राकसताल झील से निकलती है। तो आप इसे याद रख लीजिए। बाकी जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर से है, फिर चेनाब नदी ये हिमाचल प्रदेश का है इसका उद्गम स्थल, और रावी नदी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है इसका उद्गम स्थल, लेकिन जो सतलज नदी है ये चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? तो इसमें जल कहाँ से आता है? तो ये सतलुज नदी से आता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पंजाब में बड़ी संख्या में अपलवन नहर है और इसमें जल कहाँ से आता है? तो ये सतलुज नदी से आता है। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बनी पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी नुब्रा नदी हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि नुब्रा नदी का ये मुख्य स्रोत है, सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु जल प्रणाली के 3 नदियों में से वो कौन सी नदी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? तो ये चिनाब नदी है जो है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चिनाब नदी जो है वो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है। अगला है, भारत और डैश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत और डैश के बीच सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो पाकिस्तान ने किया था। मतलब कि सिंधु नदी का आधा हिस्सा का पानी जो है वो भारत रखेगा और आधा हिस्से का पानी जो है वो पाकिस्तान रखेगा। अगला है, डैश झेलम नदी एक सहायक नदी है किसकी? तो ये पोहरू की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पोहरू झेलम की एक सहायक नदी में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी जो हो जाएगी उसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में। आइए अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? तो ये गंगा बेसिन हो जाएगी हमारी। तो आप इसे याद रखेंगे, कौन सा नदी बेसिन जो है वो 8,60,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर
और क्षेत्रफल और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, तो गंगा बेसिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य जो है वो यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में नहीं आता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा राज्य जो है यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में नहीं आता, मतलब यमुना नदी का पानी वो राज्य यूज नहीं कर सकता, तो वो पंजाब नदी मतलब पंजाब राज्य हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यमुना नदी नीचे लिखा हुआ है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है वो यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्य के कुछ हिस्सों में विस्तृत है, लेकिन पंजाब राज्य में यहाँ का पानी नहीं आता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी जो हो जाएगी वो घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी हो जाएगी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी डैश में मिलती है? तो कहाँ मिलती है? अलकनंदा में मिलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि देवप्रयाग में भागीरथी जो है वो अलकनंदा से मिलती है। अगला है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान जो है वो घग्गर और तीस्ता दो नदियों के बीच फैला हुआ है। अगला है, गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी कलिंगडंगक और फिर त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं के से मिलकर बनी है? तो गंडक नदी हो जाएगी आपका राइट आंसर। तो आप इसे याद रखेंगे कि गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और फिर त्रिशूल गंडा नाम की दो धाराओं के मिलकर बनी है, तो ये गंडक नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सरायू नदी किस नदी की सहायक नदी में से एक है? तो सरायू नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी की सहायक नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सरायू नदी शारदा नदी की सहायक नदी में से एक है। अगला है, सरायू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो सरायू नदी है ये उत्तराखंड में स्थित है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि सरायू नदी जो है वो उत्तराखंड राज्य में बहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? तो यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल नदी। तो आप इसे याद रखेंगे कि यमुना नदी जो है उसकी एक सहायक नदी है चंबल। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कसंग, बसवती और फिर रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो ये हुगली नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि मयूराक्षी, दामोदर, कसंगा, साबती और फिर रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं, तो हुगली नदी की ये सहायक नदियां में से एक है। अगला है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की ये सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मयूर द्वीप या फिर पीकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मयूर द्वीप या फिर जिसे पीकॉक आइलैंड कहते हैं ये किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसमें पूछा है कि यमुना नदी की जो सहायक नदी चंबल है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ये गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? तो ये गंडक नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है? तो गंडक नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो गंडक नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में। तो आप इसे याद रखेंगे कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। नीचे आप देख सकते हैं कि देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड में स्थित एक नगर तथा तीर्थ स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, ये अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। और ये रुद्रप्रयाग कहाँ है? तो ये जिला भारत के उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र के एक प्रमुख जिला है। तो आप इसे याद रखेंगे कि रुद्रप्रयाग जो है वो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में मौजूद है। अगला है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाता है। तो ये कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाके ये समाप्त हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी की बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है? तो गंगा नदी बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो गंगा नदी के उत्तरी
तट की सहायक नदी है? तो गंडक नदी है। अगला है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो ये अम्बाला क्षेत्र हो जाएगा हमारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को अलग करता है? तो वो अम्बाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी में से एक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो ये घाघरा नदी हो जाएगी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ऑप्शन नंबर डी गंगा हो जाएगी। जो गंगा नदी है ये पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नीचे आप देख सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनदी से होता है और यह नदी जो है ये उत्तराखंड से निकलती है। तो इस तरह से ये पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? जो कि है ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई मैंने आपको बता दी थी कितनी है, 25 किलोमीटर। तो आप इसे याद रखेंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है किलोमीटर में? तो 25 किलोमीटर है। अगला है, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, किसे बिहार का शोक या फिर बिहार का दुख कहा जाता है? जो कोसी नदी है हमारी उसे बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित स्नोफीड नदी है? तो ये है यमुना नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सी बर्फ पोषित नदी है? तो यमुना नदी हो जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं कि हिमालय नदी प्रणाली की नदियां बर्फ से पिघलने और वर्ष दोनों से ही पोषित होती हैं, इसलिए ये बारहमासी नदी होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है? तो अलकनंदा नदी जो है ये सतोपथ आपका राइट आंसर हो जाएगा और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा नदी सरोपथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। फिर अगला है हमारा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? जैसे विष्णुप्रयाग जो है ये अलकनंदा धौलीगंगा नदी से मिलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये नदी यहाँ पे जाके मिलती है। और अलकनंदा नंदाकिनी नदी मिलती है तो इसे क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं। इसी तरह अलकनंदा पिंडर नदी से मिलती है तो इसे कर्क प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है तो रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है तो उसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्क प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये सभी जो है ये नदी यहाँ पे आके मिलती है तो इनका नाम ये रख दिया जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी से मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से बिलान ग्लेशियर से निकलती है जहाँ इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो सरयू नदी जो हो जाएगी वो नेपाल हिमालय के मिलान ग्लेशियर से निकलती है और इसे गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर सी मगध हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इसे याद रखें कि गंगा नदी और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत से महाजनपद मगध से होकर बहती है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आप इसे याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में कौन कौन सी नदी आती है ये देखेंगे। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन से निम्नलिखित में से कथन गलत है? तो ये डी वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट फिर क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा गलत है कि ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं निकलती, ये तिब्बत के चीन में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगला है, उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा हमारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये किस उस नदी प्रणाली का नाम बताइए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली हो जाएगी। अगला है, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी जो हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। अगला है, सियांग, तिरप और
कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि सियान, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र है ये किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ ये इन अक्षांशों में स्थित है। तो आप इसे याद रखें कि गंगा जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है और ब्रह्मपुत्र जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। अगला है, नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट कर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो धुबरी से कटकर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी हमारी। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों में होकर बहती है? तो ये तीस्ता नदी जो हो जाएगी ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस नदी की ट्री मथुन, तलोन, एमो आई, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो ये दिबांग नदी हो जाएगी। तो दिबांग नदी की जो है वो त्रि मथुन, तलोन, एमो आई, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, धिनसिरी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी में से एक है? जो धिनसिरी है ये निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी? धिनसिरी। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जिसे हम पेनिनसुलर इंडिया की रिवर भी कहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जो मूसी नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी में से एक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मूसी नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती? तो नेपाल के हिमालय से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी जो है ये हिमालय से नहीं निकलती है। अगला है, कौन सी नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी तापी नदी हो जाएगी हमारी। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सी नदी बेसिन जो है वो 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। तो ताप्ती नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी जो हो जाएगी ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्ण नदी के उद्गम स्थल है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? तो सह्याद्री श्रृंखला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला नदी जो है वो कृष्णा नदी की उद्गम स्थल है? तो सह्याद्री श्रृंखला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी जो हो जाएगी ये अरब सागर में गिरती है। नीचे आप देख सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी और जुआरी नदी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। अगला है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से। अगला है, डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो ये कौन सी है? नर्मदा नदी हो जाएगी आपका राइट आंसर। नर्मदा और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो पेन गंगा है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र राज्य है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? तो कौन से बेसिन का भाग? तो गोदावरी बेसिन का भाग जो है वो लगभग 50% जो है वो महाराष्ट्र में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो महानदी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नीचे आप देख सकते हैं कि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास धमतरी जिले के सेवा पर्वत से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो ताप्ती नदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अगला है, वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। जो वर्धा नदी है ये किस नदी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है, तो गोदावरी नदियों में से एक है। जो गोदावरी नदी प्रणाली है उसमें से एक नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वर्धा नदी हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है, तो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है और ये पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी रिवर भी है। मतलब कि जो वेस्ट में बहती है, इंडिया के वेस्ट वाले हिस्से में जो बह रही है नदी, वो सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय राज्य ब्रह्मणी, करखाई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है, तो झारखंड राज्य जो है ये ब्रह्मणी, खरकई और फिर स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी बनास नदी हो जाएगी। बनास नदी जो है उसका उद्गम स्थान राजस्थान में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए गोदावरी की ये सब सहायक नदियां हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है, तो पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता ये सभी नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदियों में से एक है। और गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और आप इसे याद रखेंगे कि गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, तो गोदावरी नदी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी गोदावरी से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सी नदी जो है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो गोदावरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है जो है कावेरी नदी। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर की लग जाए, आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा कौन सी है, तो आप बताएंगे कि ये कावेरी नदी है। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी को कहा जाएगा। तो आप इससे इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रभावित होती है, तो उड़ीसा से होकर ही प्रभावित होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रभावित होती है, तो उड़ीसा से प्रभावित होती है, मतलब उड़ीसा राज्य से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी पेन गंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी में से नहीं आती। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, ये प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी में से एक है। लेकिन जो पेनगंगा है ये पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, तो प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी जो है वो एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय नदी है, तो नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्न में से किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है, तो मीठी नदी गुजरती है, आप देख सकते हैं मीठी नदी महाराष्ट्र राज्य की एक नदी है। तो ये कहाँ से निकलेगी, ये मुंबई से निकलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है, तो मुंबई से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से केरल की कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती, तो पूर्व दिशा की ओर नहीं बहने वाली नदी कौन सी है, चंद्रगिरी। तो आप इसे याद रखेंगे कि केरल की जो चंद्रगिरी नदी है ये पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, तो ये महानदी को छोड़कर बाकी सभी जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि महानदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमावती। तो मनेर, प्रवरा और इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी में से एक है, लेकिन जो हेमावती नदी है ये जो गोदावरी की नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला है, ओग और टेल डैश नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए
महानदी की सहायक नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ओंग और टेल जो है वो महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेन्नार नदी डैश का उद्गम स्थल किस राज्य में है? जो पेन्नार नदी है इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक में। तो आप इसे याद रखेंगे कि पेन्नार नदी का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक में है। नीचे आप देख सकते हैं कि पेन्नार नदी को पेन्ना और उत्तर पिनकिनी के नाम से भी जाना जाता है। हमने इसे याद रख लिया कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल जो है वो कर्नाटक राज्य में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही नदी। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? तो ऑप्शन नंबर बी माही नदी हो जाएगी, जो कि जो है अरब सागर में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर बहती है? तो ये नंदी नदी हो जाएगी, जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि अमरकंटक जो है वहां से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो साबरमती जो है इनमें से वो पश्चिम की ओर बहती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि साबरमती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी का जो है वो डेल्टा या फिर मुहाना नहीं बनाती है। अगला है, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदी है। तो मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की ये सहायक नदी में से एक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मूसी तथा भीमा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी जो नदी है वो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी हो जाएगी। तो आप इसे याद रख लीजिए कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो गोदावरी नदी हो जाएगी हमारी। नीचे आप देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो आपने इसे याद रख लिया। आप नीचे देख सकते हैं कि कुछ नदियों के जो है वो लंबाई दी है कि ये कितने किलोमीटर लंबी नदियां हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोदावरी नदी जो है वो 1465 किलोमीटर है, कृष्णा नदी जो है वो 1400 किलोमीटर है, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है, महानदी 858 किलोमीटर है और कावेरी नदी जो है वो 805 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी जो हो जाएगी वो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगी। अगला है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? जो त्र्यंबकेश्वर है ये किस नदी का स्रोत है? तो गोदावरी नदी का स्रोत है। तो आप इसे याद रखेंगे कि त्र्यंबकेश्वर जो है वो एक गोदावरी नदी का स्रोत है। अगला है, भारत की दक्षिणी प्रायद्वीपीय में से कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की दक्षिण प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो पश्चिम में बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा नदी हो जाएगी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम में बहने वाली नदी में से एक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? बारहमासी नदी हो जाएगी हमारी कावेरी। तो आप इसे याद रखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है कावेरी। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो कावेरी की। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो ये वैगाई नदी जो है ऑप्शन नंबर ए ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदियों में से नहीं आती।
अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर हो जाएगा, जो कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो जैसे आप नीचे देख सकते हैं कुछ नदी के उद्गम स्थल दिए हैं, जैसे कृष्णा नदी के उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। फिर नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। तापी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुल्ताई में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो जयपुर में है, जो कि राजस्थान में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी जो हो जाएगी, ये महाबलेश्वर से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि महाबलेश्वर से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो कृष्णा नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है? तो कृष्णा नदी जो हो जाएगी, ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलुरु शहर से होके बहती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नेत्रावती नदी का उद्गम स्थल जो है भारत के कर्नाटक के जिले गंगामूल स्थान में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नेत्रावती नदी जो है वो किस शहर में बहती है? तो मंगलुरु में बहती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? सॉरी, इसमें लिखा है कि नहीं बहती। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऐसे कौन सी नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। तो ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी जो हो जाएगी, वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इंद्रावती नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी हो जाएगी ब्राह्मणी नदी हो जाएगी हमारी। तो आप इसे याद रखेंगे कि पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदी है वो ब्राह्मणी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है वो एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा जो है वो हमारी प्रायद्वीपीय नदी नहीं मानी जाती। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।